about this. What is this? This is a quadratic function. सही है. अब quadratic function क्या होता है? अब quadratic function जो होता है, चलो उसकी अगर जनरल मैं बात करूं सिर्फ, तो उसकी डोमेन जो होती है ना वो सब जगह चल रही होती है. उसकी डोमेन पे वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. यहाँ पे मैंने खुद से लगाई हुई है. सही है. वैसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन पे जो होती है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन इनहेरेंटली क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्योंकि टर्न करके दोबारा चले जाते हैं, तो उनकी रेंज पे जो होती है वो एक इनहेरेंट रिस्ट्रिक्शन होती है कि या तो उनकी कोई मिनिमम वैल्यू होती है या तो उनकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है. सही है. तो हम कहते हैं कि व्हेनेवर you are determining the range of a quadratic function, सही है, always consider the turning point. कि टर्निंग पॉइंट को कंसिडर करना जो होता है वो हमेशा जरूरी होता है. ओके. तो जब भी मैं रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन डिटरमिन करने जाऊंगा तो जो है मैं हमेशा टर्निंग पॉइंट को जरूर कंसिडर करूंगा. अब ये जो मैंने आपको फॉर्म दी हुई है, क्या आपको नजर आ रहा है कि मैंने टर्निंग पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली बता दिया इधर? टर्निंग पॉइंट हाँ बता दिया. सही है. क्या बताया मैंने? टर्निंग पॉइंट 3 और 3,8. सही है. 3,8 मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बता दिया है. तो जब मैं इस फंक्शन की रेंज को डिटरमिन करूंगा तो मैं 3,8 को जो है वो जरूर कंसिडर करूंगा. सही है. अभी मैंने रेंज डिटरमिन नहीं किया, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है. सही है. आई जस्ट वांट टू शो यू दिस कि कभी कभार टर्निंग पॉइंट आपको इसी तरह फॉर्म में गिवन होगा, कभी कभार वो जब आपसे सवाल सॉल्व कराएगा ना तो अक्सर फंक्शंस का पहला सवाल जो होता है ना वो ये होता है. ये देखो, ये देखो, इसने कंप्लीटेड स्क्वायर जो है वो पहले पार्ट में आपसे खुद ही करवा लिया. तो जब भी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन देगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि उसने टर्निंग पॉइंट का कोई ना कोई सवाल आपसे पूछना होगा, चाहे वो रेंज में पूछे, डोमेन में पूछे या इनवर्स में पूछे, तो जो है टर्निंग पॉइंट वो आपसे पहले ही इसकी फॉर्म में अक्सर ले आएगा कि आप जो है वो रेंज को डिटरमिन कर सकें. सही है. अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट से रेंज डिटरमिन करेंगे. टर्निंग पॉइंट को रेंज में यूज कर रहे होंगे, कैसे यूज करेंगे? अभी जैसे कि क्वाड्रेटिक कर्व है तो इसकी रेंज होगी वो हमेशा टर्निंग पॉइंट को कंसीडर करेगी और टर्निंग पॉइंट से आगे जो है वो हम देखेंगे. सही है. अब देखो यही सवाल है दोबारा से. ओके. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? x belongs to a set of real numbers. सही है. माज मुझे बता रहा है कि x belongs to a set of real numbers, तो इसकी डोमेन पे अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो मुझे बताओ क्या इसकी रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी? क्यों? क्योंकि सर वो hx की सही है. क्वाड्रेटिक है तो टर्न तो करेगा ही ना. सही है. इसको टर्न करना जरूरी है बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो अभी भी काम वही करना है. उससे पहले क्या फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ये हमने क्वाड्रेटिक के अंदर एक्सप्रेस करके देखा था. हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. बंद कर दो. कंपैरिजन करते हैं. मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ जल्दी से. ओके. हमने पहले करके देखा हुआ है. कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से फायदा क्या होता है कि इससे जो है वो टर्निंग पॉइंट डायरेक्टली पता चल जाता है. तो 2 जो हो गया वो a हो गया, और फिर सर ये b स्क्वायर होगा या ab स्क्वायर होगा? ab स्क्वायर होगा. सही, ab स्क्वायर होगा. हेलो. हाँ मिल गई. थैंक यू. ओके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. -12 equals to 2ab. सही है. तो b की वैल्यू आ रही है -3 और 22 जो आ रही है वो ab स्क्वायर प्लस c की वैल्यू आ रही है. सही है. a is 2,
b is -3, तो c कितना आ जाएगा? 2 into 9 18 होता है, c हो जाएगा 9 18 माइनस, हाँ सही सही। ये बन गया 2x minus 3 whole square plus 4। अभी भी मैं आपसे क्या कहूंगा कि भाई रेंज निकालनी है ना तो छोटा सा स्केच अपने लिए जरूर बनाओ। आगे के क्वेश्चंस और ट्रिकी होते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन में जो होगा वो स्केच जो होगा वो हमें हेल्प करेगा। तो मैंने कहा कि ऐसे कर्व होगा स्माइलिंग फेस, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, सही है। इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है 3,4, तो इसकी रेंज मुझे क्या बताओगे? y is greater than 4। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, हाँ रेंज बताऊंगा ना। y की वैल्यू 4 से ऊपर जा रही है ना, ये 4 है ना, 4 से सारी ऊपर है वैल्यू। मैं कहूंगा कि y इज, उस पर में डिफरेंस क्या था, इसीलिए तो मैंने पहले पूछा साथ कि इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें पहले से डोमेन रेस्ट्रिक्टेड थी, यहाँ पे जो है वो डोमेन ओपन है ना सारी, तो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन चाहे तुम्हें x की जो भी वैल्यू लगा लो, तुम्हें ये पता है ना कि y की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी आएगी, इससे छोटी तो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जाहिर सी बात है। हाँ, सही है। ये उसकी एक अपर लिमिट भी होगी सर, अगर डोमेन की अपर लिमिट है तो। ओके, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज का हमने क्या सीखा? सर आवाज कट रही है बहुत। यहाँ तो स्टेबल है, वहाँ तुम्हारे इंटरनेट के बारे में मसला होता है ऐसा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो हमेशा टर्निंग पॉइंट से लेके फिर आगे डिसाइड होती है, सही है। तो ये वाला सवाल अभी छोड़ना है, पहले इसकी बात करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। द फंक्शंस f and g are defined by for set of real numbers by this and that, find the range of x। क्या करूं? टर्निंग पॉइंट निकालूं? सर पहले, हाँ टर्निंग पॉइंट। सही है, f का टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब f का टर्निंग पॉइंट कैसे निकालूंगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो नहीं करवाया उसने, करूं मैं खुद ही? हाँ कोई सर। और आसान तरीका है? -b/2a डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूँ अगर डिफरेंशिएशन मुझे आती है, लेकिन -b/2a मैं क्वाड्रेटिक में सिखा चुका हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ। उस पर अगर मैं आपको आसान तरीका बताऊं कि आपका जो, अगर आपके पास व्हाइट वाला कैलकुलेटर है तो व्हाइट वाला कैलकुलेटर जब आप उसमें क्वाड्रेटिक लगाते हो तो उसमें टर्निंग पॉइंट खुद ही निकाल देता है आपको, सही है। तो उस व्हाइट वाले कैलकुलेटर का इस क्वेश्चन में लेते एडवांटेज होता है। ओके, अगर नहीं भी आपके पास व्हाइट वाला कैलकुलेटर तो हमने क्वाड्रेटिक में सीखा है कि -b/2a करते हैं तो x कोऑर्डिनेट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, मैं रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। -2x² प्लस 4x, तो ये हो जाएगा -b/2a निकालूंगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा विच इज 1। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? f(1) निकालेंगे, f(1) निकाल लिया मैंने। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं आगे। 1, सर 2 ये समझ में नहीं आया मुझे। आज हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था ना कि टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए x का फॉर्मूला होता है -b/2a। हाँ तो मैंने -b/2a से x कोऑर्डिनेट निकाला है, ठीक है, सही और है। फिर इस x कोऑर्डिनेट को आगे यूज किया है तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आया है। सही मैंने सही। कहा कि 1,2 जो हो गया वो मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया, सही है। अब मैं क्या करूं? ग्रेटर देन लेस देन बता रहा है, क्यों? क्योंकि कर्व जो होगा वो साइड फेस कर्व है, तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो ये सिली मिस्टेक्स होंगी, उससे उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, मैं कर्व बनाऊं। ओके, 1,2, तो अब मैं क्या बताऊंगा? रेंज y इज लेस देन और इक्वल टू। तो 2 मार्क्स का सवाल है, अगर तुमने 7 रो गलत बताया तो 1 मार्क्स चला गया, ये तुम्हारी साइन गलत है। ओके, तो हमेशा रेंज जो है वो उसके लिए स्केच बना लो, सही है, स्केच से फायदा होगा। अच्छा, इसके पार्ट 2 अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में आके करूंगा। सर सर मेरा एक सवाल है सर। करो। सर ये जो y की रेंज आई है तो कोई और नंबर नहीं आएगा, मतलब सेट को कंप्लीट करने के लिए? देखो ऑल रियल नंबर्स है ना, तो यानी कर्व नीचे जाता रहेगा, कोई रुकेगा नहीं।
एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हाँ नहीं है। तो अगर नहीं है तो चलता रहेगा, लेस देन जितना नीचे जाओगे उतनी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी सॉरी। यहाँ पे तो जो पहले सवाल किया उसमें रिस्ट्रिक्शन थी ना, इसलिए यहाँ पे 9 पे आके रुक गया था, वरना तो नहीं रुकता, वरना ये भी ऊपर जाता रहता। ओके, अच्छा तो अगर डोमेन नहीं रुकती तो रेंज भी नहीं रुकेगी। ये अभी भी इस पे एक डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट हमेशा, हमें पता है कि हमेशा जो होता है वो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है वो हमेशा टर्न तो जरूर करेगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हम्म। ओके सही है। तो दैट वाज द रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक और चीज मुझे दिखानी है, लेट मी जस्ट फाइंड द क्वेश्चन इफ आई हैव वन। मैं ढूंढ लूँ तो जरा, तो मुझे पता चलेगा। अच्छा, वो ये क्वेश्चन भी बाद में किसी और उसमें आएगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। सही। The next thing that we have is inverse of a function. सही। Inverse of a function, एक मिनट। ओके, इनवर्स तो तुम लोग सबने ओ लेवल में सीखा हुआ है। सही है, उसको रिपीट करते हैं जल्दी से। क्या क्या स्टेप्स होते थे? स्टेप नंबर 1 होता था रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। सही है, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ओके, स्टेप टू नंबर 2 एक्स क्या? प्लस वन 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 1। और फिर मेक x द सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? वाई माइनस वन ओवर टू। y माइनस 1/2 हो गया। ओके, फिर स्टेप नंबर 3 क्या होता है? रिप्लेस x with f inverse and y with x। ये हो जाएगा f inverse x। सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा अभी जो नंबर 3। मैंने लिखा है रिप्लेस x with f inverse of x, तो इसकी जगह मैंने f inverse लिख दिया और y की जगह मैंने x लिख दिया। अच्छा Okay? ऐसे इनवर्स निकाल दें, चाहे किसी भी फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का इनवर्स क्यों ना निकालना। ओके, तो हम हमेशा स्टेप्स तो यही वाले फॉलो करेंगे। सही है। ओके, अब इसका जो है वो पहले मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं बाद में आके करूंगा। सही है। ये कहता है g ऑफ x इज इक्वल टू 9/x प्लस 2, एक्सप्रेस g इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने कहा वही वाले स्टेप्स फॉलो करूंगा जो पहले किए। क्या हो जाएंगे स्टेप? पहले इसको y लगाओ। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। कैसे? सही है, x प्लस 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दें और y जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। सही है, एक्सचेंज हो गई उनकी जगह आपस में, ताकि x जो है वो सब्जेक्ट बन जाए। सही है, फिर से वही काम हो गया, लेकिन इस आंसर में अभी भी एक चीज मिसिंग है। क्या? सर वो के एक्स की जो वो है, हाँ ये x शुड नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि जो इसका फंक्शन था वो नॉट इक्वल टू -2 था, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती इसलिए। ओके, तो जब भी हम इनवर्स वगैरह डिफाइन करेंगे, अगर कोई रैशनल फंक्शन आता है तो हमें जो है वो ख्याल रखना है कि जी हम जो है वो उसको कंप्लीट करें, आंसर को इनकम्प्लीट ना छोड़े अपना आंसर। ओके, लुक एट दिस। पहले पार्ट में तो सिंपल सी बात कहता है,
तो कहता है कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालो। ये भी हमने सीखे, मैं दोबारा से एक दफा कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन। मास तुमने होमवर्क किया? सर एक थोड़ा मिनट सा पहले का। किया है। थोड़ा सा क्यों किया बेटा? बाकी कौन करेगा? मैं ही ईमेल पे, करूंगा। ईमेल पे सबमिट करना है ईमेल पे? जी। वीकेंड पे कंप्लीट करें, उसको स्कैन करें और ईमेल करना। अच्छा सर व्हाट्सएप नहीं कर दूं? जो भी कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। अच्छा ठीक है। ओके। ओके। जी इनवर्स निकाल रहा हूँ, जी इनवर्स कैसा आएगा? जी इनवर्स सही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ये देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, ये कहता है स्केच इन अ सिंगल डायग्राम the graph of y equals to fx and f inverse of x making clear the relationship between the graphs। सही है। अब यहाँ पे हम सॉरी ये टू था ना, यहाँ पे जो है हम अब इंटरप्रिटेशन सीखते हैं उसकी ग्राफ की। सही है। क्या इंटरप्रिटेशन होती है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y equals to f of x, y equals to x, सॉरी। सही है। हम कहते हैं कि the graphical interpretation of inverse is that it is a reflection of the function in the line y is equal to x। line y equals to x। सही है। यानी मैं अगर अपना फंक्शन ड्रॉ कर लूं तो जो है मैं इनवर्स बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। सही है। अब अभी तो ये लिनियर फंक्शन है ना, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मुझे। सही है। अब मुझे बताओ इस फंक्शन को ड्रॉ कैसे करेंगे? किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना और होता है तो सर क्या कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज मतलब पुट करेंगे ताकि वाई की वैल्यू आ सके, मतलब एक्स की वैल्यू पहले पुट करेंगे सही फंक्शन है। में। हाँ बिल्कुल, कोई दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कौन से दो पॉइंट लेने चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सही है। हमेशा दो कौन से पॉइंट कंसिडर करोगे? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सही है। तो मैंने कहा वाई इंटरसेप्ट। क्या सही है। बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं होते। सही है, उस केस में तुम कोई और कंसिडर कर लेना। लेकिन तुम देखोगे कि अगर तुमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट लिए होंगे ना तो क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा। ओके। अब देखो, अगर मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वो तो सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है -4। तो एक पॉइंट क्या आ गया तुम्हारे पास? 0, -4। सही। इसी तरह अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, मैं कहूँगा 0 इक्वल टू 3x - 4। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 4/3। ओके। 4/3 हो गया और कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 4/3, 0। अब देखो, क्योंकि स्केच बनाना है ना तो एग्जैक्ट मेजर करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरह बना रहा हूँ उस तरह आप भी बना सकते हैं। अपनी आंसर स्पेस आपको गिवन होगी कि मैंने कहा ये मुझे मार्क हुआ है 1 2 3। ओके। और मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 1 2 3 4। ओके। तो मैंने 1.33 ड्रॉ करना है। मैंने 1.33 मार्क किया, ये मार्क किया और मैंने एक लाइन बना दी और इसको मैंने कह दिया कि दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सही है। वैसे दो पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये है 4/3, 0 और ये -0, -4। अब जब रिफ्लेक्शन होती है तो क्या होता है? a, b बिकम b, a। तो मुझे बताओ ये -0, -4 कहाँ चला जाएगा? -4 0 पे चला जाएगा। 0 4/3। अभी पहले ये वाला क्या था? हाँ माइनस
माइनस, अच्छा हाँ सही ये सही वाला पॉइंट सही है। और 0 4/3 मान तुम बता रहे 0 4/3 बन जाएगा, तो वो जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। तो ये जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो यूं करके गुजरेगा। ओके। सर। तो ये इंटरसेक्ट क्यों कर रहा है? मतलब ये तो वो है ना, हमेशा रिफ्लेक्शन करेगा, है ना ये तो। हमेशा करेगा। क्यों करेगा मैं आज ये भी दिखाता हूँ। सही है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक चीज नहीं फॉलो की जो मुझे क्वेश्चन में गई थी। क्वेश्चन मुझे कहता है मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्राफ। तो क्या और जरूरी है कि यहाँ पे जो है वो मैं एक जो है वो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन जो है वो बना के दिखाऊंगा। सही है। रिफ्लेक्शन बना के दिखानी है। तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन भी याद रखना, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया y इक्वल्स टू एक्स की लाइन भी यहीं से गुजरनी चाहिए। ये जरूरी होता है कि फंक्शन उसका इनवर्स और y इक्वल्स टू एक्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे आपको जरूर नजर आए। और भी कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ। कि क्वाड्रेटिक होगा तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट राइट नाउ बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो होगा वो तीनों एक जगह से जरूर गुजरेंगे। अगर ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन नहीं बनाओगे ना तो एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट क्या होता है कि आप नीचे लिख दें मेकिंग क्लियर द रिलेशनशिप का है, आप नीचे लिखें इट इज अ रिफ्लेक्शन, या फिर आप y इक्वल्स टू एक्स की लाइन बना दें। सही है। तो ड्रॉ करने वाले, स्केच करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर पेपर्स में होते हैं। सही है। अभी होमवर्क दिखाऊंगा तो उसमें काफी सारे होंगे। सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।